ठीक है जी। गुड इवनिंग बच्चों। सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनल अकाउंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर वी हैव इन क्लास 11। और फाइनल अकाउंट्स का आज सेशन 1 है, जिसमें फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट की बात हम करते हैं। फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट में आज सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की हम बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट सेशन में हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जो विदाउट एडजस्टमेंट सेगमेंट के नीचे ही है वो करेंगे, एंड देन विल टॉक अबाउट द एडजस्टमेंट वाला पार्ट। तो आज का जो टॉपिक लिस्ट है, जो हमारा आज का एजेंडा है, वो क्या क्या है वो हम एक बार पहले देख लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट क्या है। अब बोलोगे सर हाउ डज इट कनेक्टेड विद फाइनल अकाउंट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट से ही पूरा फाइनल अकाउंट बनता है, तो ये आपको समझना जरूरी है। फिर ट्रेडिंग अकाउंट बता रहा हूँ, उसका फॉर्मेट, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी जर्नलिटीज भी आपको आनी चाहिए, एंड देन उसके ऊपर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो भी हम बात करने वाले हैं, एंड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपको हेल्प करने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स क्या होता है। सो बेसिकली इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, so that the business financial information can be shared with the internal and external stakeholders। देखो शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर्स में हम डिफरेंशिएट, हमें खुद पता है कि इंटरनल स्टेक और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में डिफरेंस होता है। इंटरनल का मैंने और एक्सटर्नल का हमने बहुत अच्छे से बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के टाइम में इसका समझ लिया था। अब ये है अंडर विच वी प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। देयर आर टू स्टेटमेंट। तो पहला है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट बनती हैं। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एंड दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपके इनकम को बताता है। इनकम का मतलब कंपैरिजन करके, आपका इनकम और एक्सपेंसेस का कंपैरिजन करके आपका ग्रॉस प्रॉफिट, यहां से हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हमें यहां से पता चलता है, और पीएनएल अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है। पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब है प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमारा फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। Now, capital expenditure. Capital expenditure is the amount spent on the purchase of fixed assets or raising the value of fixed assets. Buying an asset is called capital expenditure. मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है capital expenditure, revenue expenditure का definition. पहला, buying an asset is called capital expenditure and maintaining an asset is called revenue expenditure. Now here I am talking about the capital expenditure. तो buying an assets को हम capital expenditure बोलते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट टिल द एंड, जब भी आपने परचेज करा है, और टिल द इंस्टॉलेशन, वट एवर एक्सपेंसेस यू मेड, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने मशीनरी खरीदी, मशीनरी के ऊपर आपने इंपोर्टेड मशीनरी खरीदी, उस पर आपने इंपोर्ट टैक्स दिया है, उसकी इंस्टॉलेशन के लिए दिया है, कैरेज के लिए पे करा है। सो वट एवर एक्सपेंसेस, वट एवर एडिशनल एक्सपेंसेस यू पेड टिल द टाइम इट इज बीइंग फिक्स्ड इन योर फैक्ट्री और मे बी इन योर ऑफिस, तब तक जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने वट एवर एक्सपेंडिचर यू मेड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर। फिक्स एसेट आर यूज फॉर अर्निंग इनकम एंड आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। फिक्स एसेट्स कैन बी बोथ फिजिकल एंड इंटेंजिबल, मतलब टेंजिबल और इंटेंजिबल कैटेगरी में होते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपकी एक फैक्ट्री है और आपके पास सपोज 50 मशीन्स हैं, और हर मशीन सपोज 10 यूनिट डेली के प्रोड्यूस करता है। आपने 10 एडिशनल मशीन और इंस्टॉल कर लिया, तो जो भी आपकी प्रोडक्शन होगी, वॉट एवर प्रोडक्शन यू हैड अर्लियर, नाउ दैट प्रोडक्शन इज बीइंग रेज्ड बाय 10 मशीन खरीदी है, और हर यूनिट 10 यूनिट प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग द डे। इसका मतलब 100 यूनिट की प्रोडक्शन आपकी डे की बढ़ गई। तो ये आपके अर्निंग इनकम को भी इनहेंस करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरेट्स बेनिफिट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, दैट इज बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर गोज बियॉन्ड द अकाउंटिंग पीरियड। जैसे आपने एसेट्स खरीद लिया, लैंड खरीद लिया, तो वो ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर ईदर इनहेंसेस अ कंपनीज अर्निंग और प्रोडक्टिविटी और डिक्रीजेस इट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है डे टू डे एक्सपेंसेस, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो हम बिजनेस में करते हैं। Revenue expenditure. Revenue expenditure refers to the amount spent whose benefit is either received
or exhausted within the accounting period. Or simply it can be said that any expenses that is not a capital expenditure is a revenue expenditure. रेंट जैसे हमने रेंट पे कर दिया, सैलरी पे कर दिया, एक्सपेंस पे कर दिया, और कुछ हम रिपेयरिंग फिक्स एसेट्स के लिए खर्च कर दिया, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है. जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपने अपने ऑफिस को रेंट के पे लिया हुआ है और रेंट फॉर द मंथ आपने दिसंबर ऑलरेडी पे कर दिया है, तो इसका मतलब है वो सर्विसेज भी अवेल कर ली और रेंट जो आपने पे करा उसकी वैल्यू एग्जॉस्ट हो जाती है. ठीक है, लेकिन सपोज आपका बिल्डिंग है तो उसकी वैल्यू ईयर आफ्टर ईयर चलता रहेगा. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस between the capital expenditure. I can say one of the difference between the capital expenditure and revenue expenditure. Revenue expenditure is recorded and an expenditure and is matched against revenue earned in that particular period to determine the profit or loss of that accounting period. बेटा ये पढ़ के आपको क्या पता चलता है? ये मैचिंग कॉन्सेप्ट का आपको याद दिलाता है. मैचिंग कॉन्सेप्ट आपके 10 कॉन्सेप्ट एंड 4 कन्वेंशन है, उसमें एक कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट. अंडर द मैचिंग कॉन्सेप्ट, at the end of the year your total income is being matched. Match refers to the comparison. You compare your total income during a particular accounting period is being compared with the total expenses you made during that accounting period. While comparing the total income with the expenses, you'll easily notice whether there is a profit or there is a loss. Next here, it also contains the part of capital expenditure that is consumed within an accounting period, like depreciation on fixed assets. Next है capital receipt. Capital receipt. Capital receipt is one that either raises a liabilities or decreases in assets. For instance, the amount received in the way of additional capital, the amount generated with the loans, or the amount generated from the sale of fixed assets. Capital receipt मेजरली क्या होता है? जैसे हमने बिजनेस में कैपिटल लगाया, हमने बिजनेस में कैपिटल के लिए लोन लिया और हमने किसी एसेट्स को बेचा. देखो दो तरह की सेलिंग होती है, एक तो गुड्स को सेल करना होता है और एक एसेट्स को सेल करना होता है. गुड्स का मतलब क्या होता है? इन विच यू आर डीलिंग विद. वो डे टू डे बेसिस पे हम गुड्स परचेज करते हैं या उसको हम बनाते हैं और उसके बाद हम उसको सेल कर लेते हैं. सो दिस इज योर गुड्स जिसमें आप डे टू डे बेसिस में काम करते हैं. लेकिन एसेट्स आपने जो परचेज करा है इसका सेल करने का हमारा इरादा नहीं होता है, लेकिन हम जब उसको सेल कर देते हैं, दिस मस्ट बी योर कैपिटल रिसीट. ये आपका कैपिटल रिसीट होगा. तो कैपिटल हो गया जो लोन लिया आपने फर्म के लिए, वो जो बिजनेस लोन ले लिया आपने कैपिटल के लिए. एंड थर्ड हो सकता है कि आपने जो सेल ऑफ एसेट्स करा वो भी इसी कैटेगरी के नीचे में आएगा. अ बैंक लोन इज अ कैपिटल रिसीट बिकॉज इट रेजेस अ लायबिलिटी. Similarly, receipt from the sale of machinery are also capital receipt because they decreases in assets. Capital receipts either raise liabilities or decrease assets. It implies that capital receipt have no effect on the company's profit or loss are recorded on the balance sheet. ये companies के profit और loss पे क्यों नहीं effect करता? क्योंकि loss के लिए और profit के लिए हमारा income और expenses को हम comparison करते हैं. तो जो आपकी liabilities हैं और assets हैं वो company के profit और loss को कोई effect नहीं करती है. Now revenue receipt जो day to day basis में आप earn करते हैं, ठीक है? Revenue receipt is one that neither raises a liability nor decreases in assets. For instance, the amount obtained from the sale of goods and whatever services. Suppose if you are in a service industry और आप कुछ services offer कर रहे हैं, तो उसके उससे जो पैसे मिलता है इसको भी आप revenue income का part मान सकते हैं. Suppose if you are a manufacturing unit, तो आपने जो सेल करा है इसको भी हम revenue receipt का part मान सकते हैं. Revenue receipt refer to the regular receipt, ये day to day basis पे जो हमें मिलता है of the business, but are generated primarily from the sale of product and services. Rent हो गया, discount allowed हो गया, interest discount allowed, यहाँ discount received हो गया, revenue expenditure में discount allowed ले सकते हैं, interest received हो गया, commission हो गया. These are the example of your revenue receipt. Revenue receipt generates income from the business. As a result, they are recorded in the credit side of your profit and loss account. अब समझो बच्चों, इसमें अभी तक हमने 4 टर्म्स की बात करी. पहला हमने करा कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा हमने करा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा हमने करा कैपिटल रिसीट और चौथा हमने करा रेवेन्यू रिसीट. आपके पास 3 चीजें बनाते हो. इनकम स्टेटमेंट में आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो और पीएनएल अकाउंट बनाते हो. इनकम जो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट आप बनाते हो उसमें आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम को ही लिखना होता है. ये जो कैपिटल रिसीट है इसकी लोकेशन कहाँ होती है? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में होती है. और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसकी लोकेशन कहाँ होगी? बैलेंस शीट के एसेट साइड में. ठीक है.
नाउ ट्रेडिंग अकाउंट, ये पहला अकाउंट है हमारा. सो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट प्रिपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस to record all the direct expenses in the debit side and direct income on the credit side. It refers gross profit when the sum total of credit side is more than the sum total of debit side, or gross loss when the sum total of debit side is more than the total of the credit side. ठीक है. अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है. पहला है इसका फॉर्मेट. आपको फॉर्मेट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. फिर इस फॉर्मेट का आपको जर्नल एंट्रीज पता होना चाहिए. फिर इस फॉर्मेट के साथ लगता हुआ जो फॉर्मूलेज हैं वो भी आपको पता होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें फॉर्मेट पता है एंड वी कैन एक्सपेक्ट फुल. आपको तीनों रिक्वायरमेंट है. फॉर्मेट जो लेजर के फॉर्म में है, इसकी जर्नल एंट्रीज क्या हो सकती है, एग्जाम में दे कैन आस्क यू द जर्नल एंट्रीज आल्सो, और इसके फॉर्मूले क्या क्या बन सकते हैं, इसमें सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट जैसे मैंने बताया कि इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. तो जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है ये डेबिट साइड है, और जो इसका राइट हैंड साइड है किसी भी अकाउंट का वो क्रेडिट साइड होता है. तो यहाँ आप जितने भी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हो वो एक्सपेंसेस को आप यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो. ठीक है, एक्सपेंसेस को आप यहाँ रिकॉर्ड करते हो, और जितना भी इनकम होगा वो आपका यहाँ रिकॉर्ड करते हो. सिंस दिस इज अ ट्रेडिंग अकाउंट वी कैन ऑल्सो कॉल इट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. तो जो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है वो हम यहाँ करते हैं. जैसे ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास. ओपनिंग स्टॉक मतलब स्टॉक इन द बिगनिंग. जो पिछले साल स्टॉक जो बचा हुआ था क्लोजिंग में, उसको जो हमने ट्रांसफर करा इस साल में, करंट ईयर में, दैट बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक. स्टॉक इन द प्रीवियस ईयर व्हेन ट्रांसफर टू दिस ईयर इट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक. प्रीवियस ईयर में उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोल सकते हैं. परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न माइनस कर दोगे तो ये आपका नेट परचेजेस आ जाएगा. ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ एग्जांपल लिया मैंने, जैसे कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय, डॉक ड्यूज, रॉयल्टी, मोटिव पावर, कोल गैस एंड वाटर, ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं. बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट का रोल वहां से स्टार्ट होता है जब आरएमसी से लेके डब्ल्यूआईपी से होते हुए एनएफपी तक पहुंचते हैं. जितने भी एक्सपेंसेस आप करते हो दीज आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस. व्हेन आई से आरएमसी इट मींस रॉ मटेरियल कंज्यूम. डब्ल्यूआईपी का मतलब है वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको हम सेमी फिनिश गुड्स भी बोल सकते हैं, और एफपी का मतलब है फिनिश प्रोडक्ट. तो स्टार्ट फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल टिल इट फिनिशिंग वर्क, जितने भी हम खर्चे करते हैं ये हमारा सारा का सारा जो खर्चा है ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो सकता है. इज दैट ओके? इसी तरह सेल्स का हम देखें, इनकम देखें तो सेल्स हमारे लिए इनकम है. इसमें से रिटर्न्स इनवर्ड जो है वो हमने यहाँ से माइनस कर दिया, फिर हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा. आपको पता है जो इनकम का टोटल हमारे एक्सपेंसेस का टोटल को एक्सीड करेगा देन देयर इज अ ग्रॉस प्रॉफिट. हमारा इनकम का सपोज टोटल, जस्ट टेक एन इमेजिनरी वैल्यू 1 लाख रुपए का है, और सपोज ये जो टोटल एक्सपेंडिचर हमने करा है ये 80,000 की है. सो सिंपली वी कैन से कि सम टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज एक्सीडिंग द सम टोटल डेबिट साइड एंड हेंस देयर इज अ प्रॉफिट. दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट. इसको हम क्या बोलते हैं? अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट हम इसको बोलते हैं. अब देखें आप कि इसको हम सपोज जर्नल लेजर से हम जर्नल में करें तो कैसे करेंगे? हमें ऑपोजिट में जाना होता है. जर्नल से लेजर तो आपको बनाना आता है बिकॉज आपका जो चैप्टर है जर्नल के बाद वो लेजर आपका नेक्स्ट चैप्टर है जर्नल के इमीडिएटली बाद. अब लेजर से जर्नल में ट्रेडिंग अकाउंट का लेजर दिया हुआ है, इससे हम जर्नल एंट्रीज में कैसे बनाएंगे ये समझते हैं. देखो जो जिस साइड में गिवन है, जैसे ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास किस साइड में गिवन है? डेबिट साइड में गिवन है. तो व्हाइल ट्रांसफरिंग फ्रॉम द लेजर टू द जर्नल, इन सब को आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे, ऑपोजिट साइड में कर दोगे. जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस में ये सारा कुछ ये डेबिट साइड में है. तो मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आप इसको लेजर से जर्नल में ट्रांसफर करोगे तो उसको क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे. तो डेबिट क्या करोगे? तो जिसका आप अकाउंट बना रहे हो, आप अकाउंट किसका बना रहे हो? ट्रेडिंग का. तो एंट्री क्या हो जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू कैरेज इनवर्ड, टू फ्रेट इनवर्ड, टू ऑक्ट्रॉय, टू डॉक ड्यूज, टू एक्साइज ड्यूटी, टू रॉयल्टी, टू मोटिव पावर, टू कोल गैस वाटर, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस. ये इसकी एंट्री हो सकती है. आपने देखा जब मैंने ये कंसीडर करा तो मैंने ये परचेज रिटर्न को कंसीडर नहीं करा, क्योंकि परचेज से जो परचेज रिटर्न यहाँ माइनस होता है इसको आपको क्रेडिट साइड में कंसीडर करना चाहिए. इधर यू कैन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम परचेजेस और एल्स यू कैन शो इट इनटू द क्रेडिट साइड, सेम इफेक्ट हैपन. इसी तरह सेल्स जो यहाँ दिया हुआ है और रिटर्न्स इनवर्ड आप सब्ट्रैक्ट करने के बजाय यहाँ भी लिख सकते हैं. तो जर्नल एंट्रीज में हमारे को वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी. इस साइड के लिए क्रेडिट में है, इसको डेबिट में लिखना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट डेबिट.
क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। और व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट तो इसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग के बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और उल्टा कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। यही जर्नलिटीज यहाँ आपको दिखेगा जैसे हमने लिखा है जर्नलिटीज में, फॉर अकाउंट्स हैविंग डेबिट बैलेंस, तो इसके लिए एंट्री क्या करी हमने, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस टू सेल्स रिटर्न एंड टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट। फॉर अकाउंट्स हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सो फॉर ग्रॉस प्रॉफिट, सो जब ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कब होगा, when the credit side is more when the credit side of trading account is exceeding the debit side of trading account, it will give you the gross profit। इसकी एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा है ग्रॉस लॉस, so when the debit side of trading account is greater than the credit side, then there is a gross loss, और इसकी ऑपोजिट एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो पहली रिक्वायरमेंट है आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट सीखना, दूसरी रिक्वायरमेंट है आपको जर्नल एंट्रीज का आना, तीसरी रिक्वायरमेंट है इसके फॉर्मूले के बारे में बात करना। तो फॉर्मूले में बेसिक फॉर्मूले कुछ हैं जो फॉर्मूले में आपको यहां समझा देता हूं। जैसे पहला फॉर्मूला मैंने परचेजेस का लिया, तो व्हेन आई से परचेजेस इट मींस टोटल परचेजेस। जब भी परचेजेस साइलेंट होता है इसका मतलब क्या होता है, टोटल परचेज which includes the cash purchases and credit purchases। कैश परचेज और क्रेडिट परचेज को आप सम अप कर लो तो ये वाली टोटल परचेज हो गया। दूसरा है कि नेट परचेजेस क्या होता है, नेट परचेजेस के लिए जो भी रिटर्न है उसको आप रिड्यूस कर दो, डिडक्ट कर दो। तो परचेजेस में से इफ यू कुड सब्ट्रैक्ट परचेजेस रिटर्न तो आपके बारे में आपके पास आ जाएगा नेट परचेजेस। सिमिलरली हमने परचेज की बात कर ली, हमने नेट परचेज की बात कर ली। थर्ड है हमारा सेल्स, तो जब भी सेल्स भी होता है क्वेश्चन में गिवन है तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं कि इट इज अ कंप्लीट सेल्स। एंड व्हेन आई से कंप्लीट सेल्स, सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। ये कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स का दोनों का कॉम्बिनेशन है। फोर्थ है नेट सेल्स, तो जब भी हम नेट सेल्स की हम बात करते हैं तो सेल्स में से आप सेल्स रिटर्न को माइनस कर दें, तो आपका नेट सेल्स आ जाएगा। परचेज रिटर्न का ऑल्टरनेटिव नाम क्या है, रिटर्न्स आउटवर्ड। और सेल्स रिटर्न का ऑल्टरनेटिव नाम है रिटर्न्स इनवर्ड। तो हमने बात कर ली परचेजेस की, नेट परचेजेस की, सेल्स की, नेट सेल्स की। अब हम बात करने वाले हैं एडजस्टेड परचेज और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड लास्ट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो देखो मैं एडजस्टेड परचेजेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड साथ साथ मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूं, ये इजीली दोनों फॉर्मूला लर्न हो जाएंगे। एडजस्टेड परचेजेस और साथ के साथ मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को साथ के साथ दोनों फॉर्मूला साथ में सिखाता हूं आपको। जो एडजस्टेड परचेजेस का बेसिक फॉर्मूला है वो है ओपनिंग स्टॉक एड नेट परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक एड नेट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। इसका फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है, ओपनिंग स्टॉक एड नेट परचेजेस एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो आप इजीली यहां देख सकते हो कि एडजस्टेड परचेजेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमने सारे फॉर्मूला सारा टर्म्स हमने सेम रखा है एक्सेप्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक फॉर्मूला है। यहाँ मिसिंग क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका मिसिंग है। तो सपोज मैं दूसरा फॉर्मूला यहाँ ट्राई करना चाहूँ तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इफ यू कुड सब्ट्रैक्ट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, cost of goods sold में if you could subtract the direct expenses, so you'll come to know about the adjusted purchases। या मैं cost of goods sold के लिए जब मेरे पास adjusted purchases given होगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि adjusted purchases में if you could add direct expense you'll come to know about the cost of goods sold। और एक फॉर्मूला हो सकता है कि नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को आप माइनस करते हो तब भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। एक और ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि नेट सेल्स में आप ग्रॉस लॉस को ऐड कर लो, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। तो ये आपका एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक एड नेट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बेसिक फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ नेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है और इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो सपोज मेरे पास एडजस्टेड परचेजेस हो, उसमें मैं डायरेक्ट एक्सपेंस को प्लस करूं तो आई कम टू नो अबाउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और सपोज मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो, उसमें से डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दूं तो आई कम टू नो अबाउट द एडजस्टेड परचेजेस। नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। नेट सेल्स में ग्रॉस लॉस को प्लस कर दीजिए तो यूल कम टू नो अबाउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बात करते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। तो इसमें आप नेट सेल्स में से इफ यू कुड सब्ट्रैक्ट, इसमें आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन सपोज यही आंसर आपका नेगेटिव में होता है तो ये ग्रॉस लॉस आ जाएगा। अगेन आई रिपीट, नेट सेल्स इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय योर रेवेन्यू and cost of goods sold is being represented by your expenses. Net sales is being represented by the revenue earned during that accounting period, and cost of goods sold is basically the expenses you made, that is the cost of production actually. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, और if the net sales is higher than this तो आंसर पॉजिटिव में आएगा और आपके लिए ग्रॉस प्रॉफिट होगा। लेकिन सपोज इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन द सेल्स तो उल्टा होगा और आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने लिया, पहले क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं एंड उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो देखिए कि क्या क्या इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। तो ये हो गया परचेजेस, जो है परचेजेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है कैरेज ऑन परचेजेस, कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है कैरेज ऑन सेल्स। तो ये जो कैरेज ऑन सेल्स है, दिस इज द एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है वही ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जो आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस जिसको हम बोल सकते हैं। परचेज रिटर्न शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द परचेजेस इन द ट्रेडिंग का डेबिट साइड, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए मैं ब्रैकेट लिख रहा हूँ। सेल्स रिटर्न इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल्स, और सेल्स में से ये माइनस हो जाएगा। गैस फ्यूल एंड पावर इट शुड बी सोन इनटू द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। डॉक चार्जेस ये भी ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आ जाएगा। फैक्ट्री लाइटिंग जो है ये ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, और ऑफिस लाइटिंग बिलोंग्स टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हम नहीं लिखेंगे। ये क्लोजिंग स्टॉक ये बाद में गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक शुड बी टेकन इनटू द क्रेडिट साइड ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट। मैं छोटा सा यही बना देता हूं ताकि आपको मूव ना करना पड़े। तो एक हम टी शेप में यहां बना लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फॉर द ईयर एंडेड, पूरा प्रॉपर करके मैं टी शेप में बनाता हूं। तो यहां आपने सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमारे पास 2,50,000 की है। परचेजेस हमारे पास है, हमने पहले ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रख लिया हुआ है, तो हमारे लिए बेनिफिट है।
परचेज हमारे लिए 7 लाख का है और आपने देखा कि यहाँ आपने ऑलरेडी परचेज रिटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया जिसको आप यहाँ से माइनस करने वाले हो। सो परचेजेस रिटर्न शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम हियर। तो परचेज रिटर्न यहाँ से 22,000 आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ब्रैकेट का मतलब सब्ट्रैक्ट करना, 7 में से 22,000 आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो दिस शुड बी हाउ मच, 6,78,000। ठीक है, सेल्स आपके क्रेडिट साइड में आता है एंड सिंस आपको पता है कि सेल्स के साथ साथ आपके पास सेल्स रिटर्न भी 36,000 का दिया हुआ है, यहाँ देखो आप, तो इसमें से सेल्स रिटर्न आप माइनस कर लीजिए, 36,000 should be subtracted. After subtracting this value, the value comes down to 17,64,000. ठीक है, उसके बाद आपके पास वेजेस है, वेजेस है 2,06,000 का। मैं रफ में समझा रहा हूँ, इसको डेफिनेटली इसी तरह से आपको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ लिखना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फॉर द ईयर एंडेड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। सो 2 वेजेस हो गया, 2 कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड हमने ले लिया, कैरेज इनवर्ड का वैल्यू हमारे पास 34,000 का है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमारे पास 2,48,000 की है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इज ऑफ 2,48,000। ठीक है जी, उसके बाद गैस फ्यूल एंड पावर है, और इसकी वैल्यू गैस फ्यूल एंड पावर की 75,000 की है। उसके बाद आपके पास डॉक चार्जेस है, डॉक चार्जेस आपके पास 8,000 का है। फैक्ट्री लाइटिंग आप कंसिडर करोगे, फैक्ट्री लाइटिंग हमारे पास 5,000 रुपीज का है। क्लोजिंग स्टॉक शुड बी सोन हियर बाय क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू हमारे पास दे रखा है वो 6 लाख रुपीज का दे रखा है। तो हमने देखा कि जितने भी एक्सपेंसेस थे, जो डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग नेचर के एक्सपेंसेस थे उसको हमने यहाँ ले लिया, और जो डायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इनकम में सिर्फ सेल्स आपका एक डायरेक्ट इनकम है जिसको हमने क्रेडिट साइड में ले लिया। और इसमें से कुछ आइटम जैसे हमने कैरेज आउटवर्ड को कंसिडर नहीं करा बिकॉज ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं जो कि आपका ऑफिशियल एक्सपेंसेस हैं। ऑफिस लाइटिंग जो है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, इसलिए आउट ऑफ द दीज एंटायर थिंग हमने 2 को कंसिडर नहीं करा है। अब सिंपली आपने क्या करना है, सम टोटल करना है क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का। तो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल करेंगे एंड क्रेडिट साइड इफ एक्सीड्स तो यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और उल्टा होगा तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हमने लिख लेना है। यहाँ मैंने सारे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है सबको यहाँ एकोमोडेट करना, बस आपको कैलकुलेशन करना है। नाउ ये फॉर्मूला बेस्ड ही है, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमने अभी क्या सीखा था कि नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप माइनस कर दो, यू विल कम टू नो अबाउट द ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स में से इफ यू कुड सब्ट्रैक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यू विल कम टू नो अबाउट द ग्रॉस प्रॉफिट। और एक चीज मैंने सिखाई थी कि एडजस्टेड परचेजेस आपके पास जब गिवन हो और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना हो तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस कर लेना चाहिए। आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस सिर्फ वेजेस है, सैलरी ऑफिशियल एक्सपेंसेस है, सेल्स डायरेक्ट इनकम है, क्लोजिंग स्टॉक को हम एडजस्टेड परचेज में ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपल सी चीज, सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा। दे हैव गिवन यू द एडजस्टेड परचेजेस, तो एडजस्टेड परचेजेस में आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस कर लें। यहां डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट इज वेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहां आप इसके साथ कंबाइन कर लें तो आपका ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो एडजस्टेड परचेज इज गिवन लाइक 5,50,000 and wages is given for 40,000.
तो आपके पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका आ गया वो कितना आ गया, 5,90,000 रुपीज का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया. नाउ we can talk about gross profit. So in order to ascertain the gross profit, the formula is net sales minus cost of goods sold. Net sales minus cost of goods sold. तो देखिए सेल्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है, सेल्स ऑलरेडी गिवन है, तो इसको क्या मानेंगे, नेट सेल्स मानेंगे. कब सेल्स को हम नेट सेल्स मानते हैं और कब इसको ग्रॉस सेल्स मानते हैं, जब सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न मेंशन हो, इसको हम ग्रॉस सेल्स मानते हैं. अगेन आई रिपीट, जब सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न मेंशन हो तो इसको हम ग्रॉस सेल्स मानते हैं. और जब सिर्फ सेल्स गिवन है और आपके पास सेल्स रिटर्न नहीं गिवन है तो बेसिकली इसको आप नेट सेल्स मान लेते हो. ठीक है, तो आपके पास नेट सेल्स कितने का है, नेट सेल्स है 6,88,000 का, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का है आपके पास, 5,90,000 का है. तो आपका नेट सेल्स आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एक्सीड कर रहा है, तो ये 98,000 से एक्सीड कर रहा है. दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट. हमने पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया, उसके बेसिस पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया. ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो ये सारे फॉर्मूले आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ये भी एग्जाम के पार्ट होंगे. कई बार क्या होता है, हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को हम समझ लेते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट हमारे फिंगर टिप्स पे होता है, लेकिन एग्जाम में सपोज सेम क्वेश्चन के लिए उन्होंने पूछा आपसे कि जर्नल एंट्रीज बना दो और आप ट्रेडिंग अकाउंट करके आएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. सो द बेसिक, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बेसिक रिक्वायरमेंट, आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग अकाउंट की जर्नल एंट्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली जब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस इफ गिवन and then you can subtract from the closing stock. क्लोजिंग स्टॉक को आप माइनस कर दीजिए तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा. तो यहाँ देखो ओपनिंग स्टॉक आपके पास नहीं गिवन है, जो टर्म गिवन है उसको हम एज्यूम करेंगे वो हमारे पास नहीं है. नेट परचेजेस की मैंने बात करी, नेट परचेज का मतलब क्या होगा, परचेज में से जो रिटर्न्स आउटवर्ड, जिसको हम परचेज रिटर्न बोलते हैं, उसका डिफरेंस. तो यहाँ मैं ले लेता हूँ नेट परचेजेस की वैल्यू मैं डायरेक्टली 650 ले लेता हूँ. अब ये कैसे आया, तो आपके पास टोटल परचेज था, जो ग्रॉस परचेज था वो 680 का था, और इसमें से रिटर्न्स आउटवर्ड, जिसको हम परचेज रिटर्न भी बोलते हैं, वो हमने सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यू हमारे को मिला है. कैरेज इनवर्ड हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस का बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको हमने 20,000 का ले लिया. ठीक है, कैरेज आउटवर्ड को हम कंसिडर नहीं करते हैं. वेजेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इसको भी आप कंसिडर करोगे. ठीक है, तो 650 प्लस 2670 प्लस 50, ये कितना हो जाएगा, 7,20,000 का. ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई. लेकिन इसमें बोला क्या है कि हमने कंप्लीट सेल्स नहीं करा, हमने सिर्फ 3/4 ही बेचा है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो एनीवे आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा. अब सपोज आपके पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की टोटल गुड्स की वैल्यू आ गई है वो 720 की आ गई है, लेकिन इसमें से सिर्फ आप 3/4 ही बेचना चाहते हो. तो जब आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी आप 3/4 निकालोगे इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश, इन ऑर्डर टू गेट द ग्रॉस प्रॉफिट. तो इसका पहले 3/4 निकाल लीजिए. 3/4 ऑफ 720, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 180 इंटू 3 विल गिव यू हाउ मच, 5,40,000. तो 3/4 का 5,40,000 आ गया. एंड हम ग्रॉस प्रॉफिट के लिए वही फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. नेट सेल्स में 6 लाख रुपए का नेट सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा 5,40,000 का है, तो इसका मतलब है 60,000 का हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. ठीक है, पहले हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट कर लिया, इसका हमने 3/4 निकाल लिया. 3/4 निकाल लिया तो ये 3/4 540 का आ गया है. 3/4 निकालने का रीजन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में इट इज गिवन कि ओनली 3/4 ऑफ द टोटल गुड्स आर सोल्ड. सो 3/4 जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5,40,000 का हो जाएगा. तो 6 लाख में से 5,40,000 माइनस कर देंगे तो विल कम टू नो अबाउट द आंसर. नेक्स्ट, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है. जैसे एक क्वेश्चन क्या आता है, नेट सेल्स है, नेट सेल्स है हमारे पास, और नेट सेल्स के साथ साथ जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 40% ऑन सेल्स, या मतलब जो भी परसेंटेज है वो सेल्स पे है, और हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है. तो आपको पता है कि
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए नेट सेल्स में से इफ यू कुड सब्ट्रैक्ट द ग्रॉस प्रॉफिट यू कैन कम टू नो अबाउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट विल गिव यू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपके पास नेट सेल्स कितना है बेटा, 8 लाख रुपीस का है। नेट सेल्स क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास एक तो नेट सेल्स गिवन है, और सपोज सिर्फ सेल्स गिवन होता और सेल्स रिटर्न नहीं मेंशन होता तब भी इसको हम नेट सेल्स ही मानते। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 40% ऑफ 8 लाख, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो 8 लाख और 40% जब आप कैलकुलेट करोगे 8 लाख का, सो दिस शुड बी हाउ मच, 3,20,000। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज योर ग्रॉस सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,80,000। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 320 का है, तो आपने नेट सेल्स में से आपने ग्रॉस प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो विल कम टू नो द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल हम देखते हैं, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये नेट सेल्स आपके पास 9 लाख रुपीस का दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट बोला है। जब आपके पास सेल्स गिवन हो और प्रॉफिट कॉस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट करना हो, नंबर 1। नंबर 2, कॉस्ट प्राइस गिवन हो और आपको प्रॉफिट सेल्स प्राइस के हिसाब से कंपेयर करना हो, तो कैसे करेंगे। एक बेसिक सा फॉर्मूला जो हम यूनिटरी मेथड जो हमने बचपन में सीखा वो हमारे को करना चाहिए। जैसे इसमें हमने बचपन में जो सीखा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैं कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ और सेलिंग प्राइस को मैं सेलिंग प्राइस को एसपी मान लेता हूँ। यहाँ सिंस नेट सेल्स हमारे पास गिवन है तो कॉस्ट प्राइस को मैं 100 मान लेता हूँ। हमने बचपन में सीखा था जो कैलकुलेट करना होता है उसको x या 100 हम मांगते हैं। सो 100 हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि जब प्रॉफिट के टाइम में आपका सेलिंग प्राइस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो जाता है। अब आपके पास सेलिंग प्राइस जो है वो 9 लाख रुपीस का गिवन है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। x की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपके पास 9 लाख इंटू 100 अपॉन 120, सो 26 जा 25 जा 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1,50,000। तो ये टोटल आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना बन गया, 7,50,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन गया। एक इसका और फॉर्मूला हो सकता है, और ये फॉर्मूला कब कैलकुलेट करेंगे ये ध्यान रखिए। मैं फिर से 2 कंडीशन रिपीट कर देता हूँ। सपोज आपके पास नेट सेल्स गिवन हो और परसेंटेज आपको कॉस्ट पे कैलकुलेट करना हो, या सेकंड कंडीशन हो सकता है कि सपोज आपके पास कॉस्ट गिवन हो और प्रॉफिट आपको सेल्स पे कैलकुलेट करना, उस टाइम में इसको हम कर सकते हैं। तो देखो ये सीपी ग्रॉस प्रॉफिट, सीपी और एसपी कब इक्वल हो जाते हैं, प्रॉफिट के टाइम। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/n इक्वल्स टू 1/n प्लस 1। कॉस्ट प्राइस पे जो हाफ प्रॉफिट गिवन है वो सेलिंग प्राइस पे 1/3 गिवन होगा। कॉस्ट प्राइस पे जो 1/3 है ये सेलिंग प्राइस पे 1/4 होगा। कॉस्ट प्राइस पे जो 1/4 है वो सेलिंग प्राइस पे कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। और जो कॉस्ट प्राइस पे 1/5 प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वो सेलिंग प्राइस पे 1/6 हो जाएगा। हाफ का मतलब फ्रैक्शन में जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज इक्वल्स टू 33 1/3% ऑन सेल्स। 33 1/3% ऑन कॉस्ट equals to 25% on sales. 25% on cost equals to 20% on sales. 20% of cost equals to 16.67% on sales. इसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये गिवन क्या इंफॉर्मेशन, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है, 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5 हो गया। तो ये सेलिंग प्राइस का कितना होगा, 1/6 होगा। तो इसको चेक करते हैं एक बार। ये जो 9 लाख है, 9 लाख में से आप इसका 1/6 निकालें तो भी वैल्यू आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 150। और ये नेट सेल्स में से आप ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तब भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन है फॉलो क्या करना है, फॉलो यही वाला करना है, ठीक है। ये आप चेक करने के लिए कर सकते हो कि सपोज ये कई बार क्या होता है कि डाइस रहता है कि ये इनकरेक्ट होगा या करेक्ट होगा, तो ये चेक करने के लिए आप इसको देख सकते हो। ये भी फॉर्मूला एक बहुत अच्छा अप्लाई कर सकते हो। तो आज के सेशन में हमने ट्रेडिंग अकाउंट की बात करी, पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, उसके बाद इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है, फॉर्मूलेज क्या होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस करे। इसी तरह से आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है अभी तो यूज नहीं होगा, लेकिन हाँ जब आप पूरा
फाइनल अकाउंट्स कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की बहुत अच्छी यूजेस हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाता है। कैपिटल रिसीट आपके डायरेक्टली लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में हम लिखते हैं। और ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये डिवाइड हो जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नॉन ऑपरेशनल में। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में फिर बात करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।